हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूं और बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अभी तक मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूं। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस एंड 11-12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। कोचिंग के अलावा मैं बहुत सारे स्कूल्स में अभी तक वेरियस वैल्यू एडेड सेशंस भी कंडक्ट कर चुका हूं, जैसे छोटे और बड़े बच्चों के लिए टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, स्ट्रीम सिलेक्शन, करियर काउंसलिंग एंड जो मेरे काफ़ी फेमस लेक्चर्स हैं उनमें से हैं क्रैक द बोर्ड सेशन एंड हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। ये सारे लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए भी ज़रूर अपलोड करूंगा सही टाइम पर, बट फिलहाल मेरे लिए जो बहुत ज़रूरी है वो है आपको एक अच्छा कंटेंट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिलीवर करना। इसलिए हम आज शुरुआत कर रहे हैं कॉन्टिन्यूएशन चैप्टर पी ब्लॉक के एक लेक्चर का, जिसके अंदर हम ग्रुप 15 शुरू कर चुके हैं और हम आगे अब पढ़ने वाले हैं फॉस्फोरस के हैलाइड्स। फॉस्फोरस कौन कौन से टाइप के हैलाइड्स बनाता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि फॉस्फोरस किन किन हैलोजेंस के साथ कंबाइन कर सकता है। अगर तो फॉस्फोरस ने ट्राई हैलाइड बनाना है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आ सकते हैं, और अगर फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड बनाता है तो उसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन आते हैं, बट आयोडीन के साथ नहीं बनता क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक जल्दी कर जाता है। तो पहले हम पढ़ते हैं फॉस्फोरस के ट्राई हैलाइड्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। कैसे बनाते हैं हम इनको? जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड बनाता है, ट्राई क्लोराइड बनाता है। हम व्हाइट फॉस्फोरस को थायोनाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करके फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड बना सकते हैं। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस आती है, साथ में सल्फर मोनोक्लोराइड बनता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये कलरलेस ऑयली लिक्विड है, ये मॉइस्चर में हाइड्रोलाइज कर जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर होता है और इसके 3 बॉन्ड होते हैं क्लोरीन के साथ, तो शेप इसकी क्या आ जाती है? पिरामिडल, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है? sp3। अब पानी जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो 3 HCl बाहर निकलते हैं, और जो 3 P बॉन्ड OH होते हैं वो अपने आप को रीअरेंज करके फॉस्फोरस एसिड बना देते हैं, H3PO3। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे इथेनॉल, अल्कोहल्स के भी साथ रिएक्ट कर सकता है क्योंकि क्लोरीन जो है वो OH ग्रुप को रिप्लेस कर देती है। ये एक तरह की प्रिपरेशन है एल्काइल हैलाइड्स की, या फिर आप कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज है अल्कोहल्स की। इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर भी जो OH ग्रुप होता है, हैलोजेंस उसको रिप्लेस करके क्या बना देते हैं? असाइल हैलाइड्स बना देते हैं। तो ये एक तरह से PCl3 के ऑर्गेनिक यूजेस है, ऑर्गेनिक यूजेस। तो नेक्स्ट हमारा इन टेक्स्ट का 7th क्वेश्चन, ये हमें कहता है कि बॉन्ड एंगल फॉस्फोनियम कैटायन के अंदर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू PH3, ऐसा क्यों? तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स देखें, फॉस्फीन के अंदर एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, जिसकी वजह से इसकी शेप क्या है? पिरामिडल,
और रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में ज्यादा होती है, जिस वजह से ये बॉन्ड नीचे की तरफ झुक जाते हैं, जिस वजह से ये वाला जो हमारा एंगल है, एंगल एक्स, ये कम हो जाता है। लेकिन अगर यही फॉस्फीन एक H पॉजिटिव गेन कर ले तो ये फॉस्फोनियम कैटायन बना देता है, जो नेचर में क्या है, टेट्राहेड्रल, और इस केस के अंदर रिपल्शन कम है क्योंकि सारे बॉन्ड पेयर हैं। अब रिपल्शन कम होने की वजह से ये जो एंगल है y, ये एंगल x से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से बॉन्ड एंगल फॉस्फीन में कम होता है और फॉस्फोनियम कैटायन में क्या हो जाता है, ज्यादा, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है बॉन्ड पेयर्स को। तो ये इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं फॉस्फीन में फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जहां पे उसके पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, एक लोन पेयर है फॉस्फोरस के अराउंड, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसलिए टेट्राहेड्रल एंगल डिक्रीज कर जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए अगर वो फॉस्फोनियम की बात कर रहे हैं। तो फॉस्फोनियम आयन हैज 4 बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो हमने अभी बात करी इस बारे में। कहते हैं व्हाई डज PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर, क्योंकि PCl3 मॉइस्चर में पानी के साथ रिएक्ट करता है, और जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, HCl के फ्यूम्स, साथ में H3PO3। तो यहां पे आ गया 3, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3OH। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई, तो वो हाइड्रोलाइज कर जाता है टू गिव दिस। तो ये रिएक्शन आपको लिखनी है। नेक्स्ट हमारा जो हैलाइड है फॉस्फोरस का, वो है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर आप फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की शेप देखें तो इसके अंदर 3 बॉन्ड्स जो होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर होते हैं, और 2 बॉन्ड्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर प्लेस किए जाते हैं एक्सिल्स पे। इनको हम एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं। तो अगर हम इसकी यहाँ पे शेप बना लेते हैं, ये इसकी शेप आ जाती है। ये बॉन्ड एंगल इनका 120 डिग्री होता है, और ये वाला बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री है। शेप होती है इनकी ट्रायगोनल बायपिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इनकी, 5 बॉन्ड बन रहे हैं तो sp3d। प्रेपरेशन कैसे बनता है PCl5, आप व्हाइट फॉस्फोरस को एक्सेस क्लोरीन में हीट करेंगे तो वो PCl5 देगा। अगेन व्हाइट फॉस्फोरस को थायोनाइल क्लोराइड के साथ हीट करेंगे तो भी वो PCl5 और SO2 गैस दे देगा। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये येलोइश वाइट पाउडर होता है। ये भी हाइड्रोलाइज करता है मॉइस्चर के अंदर, पर ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। इसे कहते हैं फॉस्फोराइल क्लोराइड या फिर फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो PCl5 भी मॉइस्चर में हाइड्रोलाइज करके POCl3 साथ में HCl देता है।
ये POCl3 फर्दर वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करके फॉस्फोरिक एसिड और साथ में क्या देता है, HCl। जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर वो है डीकॉम्पोजिशन PCl5 का। PCl5 मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, इसलिए वो डीकम्पोज करके PCl3 एंड क्लोरीन देता है। एक्चुअली जो दो PCl एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, 2 PCl axial bonds are weak due to its bigger bond length। सर इनकी बॉन्ड लेंथ बिगर क्यों होती है? एज दे एक्सपीरियंस greater repulsion from greater repulsion from 3 PCl equatorial bonds। तो जो पहले 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनते हैं, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स शॉर्ट होते हैं, इसलिए इनकी लेंथ इसलिए इनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब दो PCl बॉन्ड्स फर्दर बनने लगते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉन्ड जिनको हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, वो ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं इनसे, जिनकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होती है, जो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाते हैं। इसके अलावा PCl5 का भी वही ऑर्गेनिक यूज है कि अल्कोहल से ये OH डिस्प्लेस कर देते हैं और अल्काइल हैलाइड्स बनाने में मदद करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी OH डिस्प्लेस कर सकता है हैलोजन, एसाइल हैलाइड बना सकता है, साथ में फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl। सिल्वर के साथ भी PCl5 रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड और PCl3 बनाता है, और टिन के साथ भी PCl5 रिएक्ट करके SnCl4 स्टैनिक टेट्राक्लोराइड अलॉन्ग विद PCl3 बनाता है। जैसा अभी हम बात कर रहे थे इनकी शेप की, तो इनकी शेप के अंदर 3 PCl बॉन्ड्स छोटे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। तो वो जो 3 PCl बॉन्ड हैं वो मैं इनकी बात कर रहा हूं, जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं। तो जब भी आप इनकी लेंथ ड्रॉ करें, छोटी ही ड्रॉ करें, और इन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। वाइल 2 PCl बॉन्ड जो आते हैं वो लॉन्ग और वीक होते हैं, जिनको हम एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं इन इक्वेटोरियल बॉन्ड से। तो आप उनको लेंथ में थोड़ा सा बड़ा दिखा दीजिएगा। और इनका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन, शेप का नाम क्या होगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉलिड स्टेट के अंदर अगर तो PCl5 गैसियस स्टेट के अंदर है तो वो सिंगल मॉलिक्यूल है, लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर ये आयनिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर PCl5 Cl नेगेटिव देता है दूसरे PCl5 को। मतलब हमारे पास एक PCl5 होता है और एक और PCl5 होता है। इस PCl5 से Cl माइनस जाता है तो ये क्या बन जाता है, PCl4 पॉजिटिव कैटायन, और ये बन जाता है PCl6 नेगेटिव एनायन।
अब ये कैटायन है तो ये शेप में क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल, और ये एनायन है जो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। और ये इस वजह से होता है क्योंकि PCl5 मॉलिक्यूल जो है नेचर में क्या होता है, लुईस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो PCl5 जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो एक लुईस एसिड है, तो वो Cl- दूसरे मॉलिक्यूल को डोनेट करके आयोनिक सॉलिड की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये 1 मार्कर बहुत अच्छा है। अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारे पास। वो कहते हैं कि क्या सारे 5 PCl5 के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं? जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका आंसर है नो। 5 में से 3 P बॉन्ड Cl जो हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट, जिस वजह से उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और उनको हम कहते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स, जिनका बॉन्ड एंगल एक दूसरे के साथ कितना होता है, 120 डिग्री। इनके बाद जो नेक्स्ट 2 बॉन्ड बनते हैं PCl वो लॉन्ग होते हैं, जिनकी वजह से वो वीक होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स। और वो लॉन्ग इसलिए होते हैं क्योंकि दे एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्शन। एक्सियल बॉन्ड्स एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्शन फ्रॉम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। कहते हैं व्हाट हैपन्स जब हम PCl5 को हीट करते हैं। PCl5 मॉलिक्यूल जैसा कि आपको हमने बताया अनस्टेबल होता है, तो अगर आप उसको हीट करोगे तो वो डिकम्पोज करके क्या दे देगा, PCl3, साथ में क्या दे देगा, क्लोरीन गैस। तो PCl5 के अंदर जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ्स हैं वो है 202 पिकोमीटर और 2 एक्सियल बॉन्ड्स जो हैं वो लंबी हैं, वो है 240 पिकोमीटर। सिंस एक्सियल बॉन्ड्स वीकर होते हैं इक्वेटोरियल्स के कंपैरेटिवली, इसलिए वो ब्रेक करके PCl3 दे देते। रिएक्शन हमने लिख दिया। वो कहते हैं राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ PCl5 इन हैवी वाटर। अब हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और नॉर्मल वाटर जो है वो H2O होता है, तो H की जगह क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो PCl5 जब हैवी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, साथ में ड्यूटेरियम क्लोराइड। और अगर हम इस फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड को फर्दर हैवी वाटर के साथ रिएक्ट कर दें तो वो क्या बना देगा, D3PO4 ड्यूटेरियम फॉस्फेट along with DCl ड्यूटेरियम क्लोराइड। और PCl5 को अगर हम एक ही बार D2 हैवी वाटर के साथ रिएक्ट करें, मतलब इन दोनों रिएक्शंस को हम कंबाइन कर दें, तो PCl5 विद हैवी वाटर हमें क्या मिलता है, ड्यूटेरियम फॉस्फेट along with ड्यूटेरियम क्लोराइड। तो ये थे हमारे फॉस्फोरस के हैलाइड्स। बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस की। ये लिस्ट है कुछ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में मैंडेटरी होगा कि फॉस्फोरस का कम से कम एक डबल बॉन्ड O के साथ होना चाहिए एंड फॉस्फोरस का एक सिंगल बॉन्ड POH के साथ होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला हमारे पास आता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसको हम फॉस्फेनिक एसिड कहते हैं। फॉर्मूला है H3PO2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, +1, इसके अंदर फॉस्फोरस का, और इसके अंदर एक POH बॉन्ड है
एक P डबल बॉन्ड O है और 2 P बॉन्ड H है। ये बनता कैसे है? व्हाइट फॉस्फोरस को किसी बेस के साथ, एल्कली के साथ आप रिएक्ट कराएं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। इसको हम फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है H3PO3 और फॉस्फोरस का इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। इसके अंदर 2 P बॉन्ड OH है, एक P बॉन्ड H है और एक P डबल बॉन्ड O है। बनता कैसे है? फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड को जब हम पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं। नेक्स्ट है पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसके अंदर भी 2 P बॉन्ड OH है, 2 P बॉन्ड H है और 2 P डबल बॉन्ड O है। कैसे बनता है? जब आप फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। देन आता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6। इसके अंदर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4 एंड इसके अंदर 4 P बॉन्ड OH है, 2 P डबल बॉन्ड O है, एक P बॉन्ड P है। हालांकि अभी तक हमने नहीं देखा पर इसके अंदर है। रेड फॉस्फोरस जब एल्कली या बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनाता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 जिसके अंदर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। इसके अंदर 3 P बॉन्ड OH है और एक P डबल बॉन्ड O है। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है। नेक्स्ट जो हमारा एसिड है वो है पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5। इसके अंदर 4 P बॉन्ड H है, 2 P डबल बॉन्ड O है और एक P बॉन्ड OP है। तो ये नया बॉन्ड आ रहा है। हम सिंपली फॉस्फोरिक एसिड को हीट करते हैं तो ये बन जाता है। और आखिरी इसके अंदर आता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 अब ये N यहाँ पे 2, 3, 4, 5 बन जाता है और जितने भी आएंगे उसके अंदर ये साइक्लिक फॉर्म के अंदर आता है। तो ये साइक्लो फॉर्म के अंदर, क्योंकि रिंग की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। इसमें 3 P बॉन्ड OH है, 3 P डबल बॉन्ड O है और 3 P बॉन्ड O बॉन्ड P है। फॉस्फोरस एसिड जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन सील ट्यूब तो ये बनता है। तो हमने ये सारे फॉस्फोरस के एसिड्स पढ़े हैं जो आपके सामने हैं, लेकिन मैं आपको इसमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। और वो चीज़ें इंपॉर्टेंट ये हैं कि कौन कौन से एसिड्स के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। वो है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कितने P बॉन्ड OH है इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर कितने P बॉन्ड H है वो भी इंपॉर्टेंट है। देन हमारा अगला जो एसिड है वो है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। उसका फॉर्मूला क्या है? H3PO3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर कितने P बॉन्ड OH है और इसके अंदर कितने P बॉन्ड H है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तीसरा जो हमारा एसिड इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला हो गया H3PO4। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया हमारा? +5। इसके अंदर कितने P बॉन्ड OH है और इसके अंदर P बॉन्ड H नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो इन 5 के अलावा इनमें से हमारे पास एक फोर्थ एसिड जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला हो गया H3PO3 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, 3 P बॉन्ड OH है और इसके अंदर 3 P डबल बॉन्ड O आते हैं। हालांकि इसके अंदर ये सब चीजें कम पूछी जाती हैं
पर इसमें क्वेश्चन आता है ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। जैसे बोर्ड का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, स्कूल में बड़ा फेमस क्वेश्चन है, H3PO3 होल थ्राइस, उसका आपको स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है। इसे कहते हैं साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो अब ये सिंस साइक्लो के अंदर है, इसका मतलब है साइकिल में आपको ड्रॉ करना है। तो आप जरा इसके अंदर देख सकते हैं, हमारे पास इसमें कुल मिला के 3 फॉस्फोरस है, 1 2 3 और 9 ऑक्सीजन है। तो हमने 1 ऑक्सीजन 1 इधर जोड़ दिया, 1 ऑक्सीजन 1 इसके साथ जोड़ दिया, 1 ऑक्सीजन 1 इसके साथ जोड़ दिया। P डबल बॉन्ड O होना तो बहुत जरूरी है, तो हमने P डबल बॉन्ड O लगा दिया, हमने P डबल बॉन्ड O लगा दिया, हमने P डबल बॉन्ड O लगा दिया। और अब हमारे 6 ऑक्सीजन हो गए, 3 फॉस्फोरस भी हो गए, बचे 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन और, तो वो हमारा एसिडिक नेचर है। तो P बॉन्ड OH, P बॉन्ड OH, P बॉन्ड OH। तो आप ऐसे इनकी साइकिल जो है वो बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया ये वाला स्ट्रक्चर। कहते हैं फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स जिनका +3 स्टेट है वो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करते हैं टू हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहे हैं और वो गेन भी कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये दूसरी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हमने पढ़ी है फॉस्फोरस की। एक हमने फॉस्फीन की प्रिपरेशन के टाइम पर पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने व्हाइट फॉस्फोरस से फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनाया था। तो यहां पर फॉस्फोरस का +3 स्टेट है जो इलेक्ट्रॉन लूज करके +5 बनाता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके -3 बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी नाइस स्टेटमेंट। कहता है एसिड्स जिनके पास P बॉन्ड H होता है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो लेट अस गो बैक टू ऑक्सो एसिड्स एंड फाइंड आउट कि किसके पास कितने P बॉन्ड H है और वो कितना नेचर में रिड्यूसिंग है। तो यहां पे देखिए इसके पास 2 P बॉन्ड H है, इसके पास 1 P बॉन्ड H है, इसका मतलब है H3PO2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये वाला जो हमारा एसिड है ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू H3PO3, क्योंकि उसके पास तो एक ही P बॉन्ड H है और P बॉन्ड और H3PO3 तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसके पास तो P बॉन्ड H नहीं है। तो ध्यान रखना कि जो P बॉन्ड H होता है उससे रिड्यूसिंग नेचर पता लगता है। P बॉन्ड H से रिड्यूसिंग नेचर पता चलता है। तो सर फिर एसिडिक नेचर किससे पता चलता है? बेटा P बॉन्ड OH से एसिडिक नेचर पता चलता है। जैसे देखते हैं रिड्यूसिंग नेचर। अब आप देख लीजिए सिल्वर नाइट्रेट को हमने रिएक्ट कराया, सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +1, यहां पे कितना हो गया 0। तो आप देख सकते हैं सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन, है ना। तो ये हो गया रिडक्शन। लेकिन H3PO2 इसका स्टेट कितना है +1, ये क्या बन गया H3PO4 कितना हो गया +5। तो ये +1 से +5 बन रहा है
इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, लॉस। लॉस का मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट इन नेचर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं लैंग्वेज बहुत सिंपल रख रहा हूं ताकि आप आराम से चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट हमने लिखा कि ऑक्सो एसिड्स जिनके अंदर P बॉन्ड H होता है, उनका जो H पॉजिटिव होता है वो नॉन आयोनाइजेबल होता है, लेकिन जिनके पास P बॉन्ड OH होता है वो आयोनाइजेबल होता है। वहां से बेसिक कैरेक्टर पता चलता है। तो H3PO3 डायबेसिक है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 P बॉन्ड OH है, और H3PO4 ट्राइबेसिक है क्योंकि इसके पास 3 P बॉन्ड OH है। तो दिस इज समथिंग रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ये हमारे ऑक्सो एसिड्स हैं। आप देख सकते हैं H3PO4, एक P डबल बॉन्ड O होना मैंडेटरी है और दूसरा P बॉन्ड OH होना मैंडेटरी है। तो ये बॉन्ड्स होने ज़रूरी हैं, तो जाके हमारे ऑक्सो एसिड्स कंप्लीट होते हैं। ये हो गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये हो गया हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये हो गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये आ गया हमारा साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, और ये हो गया हमारा पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड H3PO3 होल N, जितने मर्जी आप उसके अंदर बना सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आप नंबर ऑफ एटम्स जो है उसके अंदर इंक्रीज कर सकते हैं। कहते हैं व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO3। इसके अंदर 3 P बॉन्ड OH होते हैं, तो ये नेचर में क्या हो गया, ट्राइबेसिक हो गया। व्हाट हैपन्स व्हेन H3PO3 इज हीटेड। जब भी आप H3PO3 को हीट करते हैं तो वो डिस्प्रपोर्शनेट करके फॉस्फोरिक एसिड बनाता है और साथ में क्या देता है, फॉस्फीन। तो आप देख सकते हैं H3PO3 डिस्प्रपोर्शनेट करके फॉस्फीन और साथ में क्या बना रहा है, फॉस्फोरिक एसिड। कहते हैं हाउ डू यू अकाउंट फॉर द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 P बॉन्ड H है, हमने इसके स्ट्रक्चर में देखा है ना। तो इन दिस देयर 2 H एटम्स बॉन्डेड विद P डायरेक्टली, इसलिए इसका रिड्यूसिंग नेचर अच्छा है। तो ये थे हमारे NCERT के इन-टेक्स्ट और एक्सरसाइज एग्जाम्पल क्वेश्चंस। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा ये छोटा सा लेक्चर ऑन हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड एसिड्स ऑफ फोरस अच्छा लगा, समझ में आया। लैंग्वेज बहुत बहुत सिंपल रखी मैंने, और मैंने ज़्यादा कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म इस्तेमाल नहीं करे। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं, शेयर कर दीजिए, जैसा आपको लगे, जैसा आप इसमें ऐड ऑन कराना चाहते हैं हमें बताइए। हम आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी तो हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे। इसके अलावा आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें, उनके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हो पाएँ और वो भी अपना बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना सकें। अगर आपको और भी कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई टॉपिक से रिलेटेड है, कोई क्वेश्चन है, कोई चैप्टर है, तो आप मुझे लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर मुझे उसके लिए कोई लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं ज़रूर बनाऊंगा आपके हेल्प, आपके सपोर्ट के लिए। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अब आप वेट मत कर लीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ कोई ना कोई लेक्चर किसी न किसी क्लास के लिए ज़रूर डाल रहा हूं, ताकि मैं मैक्सिमम कंटेंट जो है वो कवर कर सकूं आपके एग्जाम्स के लिए। हम ज़रूर अपना अगला लेक्चर अपलोड करेंगे। तब तक आप ध्यान रखिए, टेक केयर, स्टडी कीजिए, हार्ड स्टडी कीजिए, एंड वी विल मीट वेरी सून। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।